Hello friends, this is the third lecture of social issues. The topic is education and the first topic is new education policy 2020. तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है अभी 2 सालों से। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जनरली एजुकेशन सिस्टम हमारा जो था वो इस हिसाब से नहीं चल रहा था जिस हिसाब से चलना चाहिए, जिस हिसाब से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए, जिस हिसाब से ऑनलाइन अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 के चक्कर में ऑनलाइन लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग हमको बढ़ाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस के लिए भी आपको एनालिसिस करने के लिए आ सकता है, क्रिटिकली एनालाइज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो आपके उसके लिए फ़ीचर्स इसके पता होने चाहिए, तो इसलिए मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बता रही हूँ। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 1948-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनी। ठीक है, तो 1948-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनी। फिर 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनी। ठीक है, 1964-66 में एजुकेशन कमीशन किसने ले आई थी? डॉक्टर डी एस कोठारी ने लेकर आए थे। फिर 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, तो पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब बनी? 1968 में बनी। ओके, देन 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जहाँ पे एजुकेशन को कहाँ पे रखा गया? कॉन्करेंट लिस्ट में किया गया। पहले एजुकेशन कहाँ पे था? स्टेट लिस्ट में था, फिर उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया। तो आप मुझे बताइएगा कॉन्करेंट लिस्ट में कौन यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है या नहीं बना सकती? तो आप मुझे ये बताइएगा, और कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है, फिर 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है 1986 में सेकेंड नेशनल पॉलिसी बनी एजुकेशन पे। तो पहली कब बनी थी? 1968 में बनी थी, और दूसरी कब बनी? 1986 में। तो 68 को उल्टा कर दीजिए तो 1986 में सेकेंड बनी। दिस इज जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, दिस इज द थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, देन 1986 के बाद 1992 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो थी 1986 की, उसको अमेंड किया गया, मॉडिफाइड किया गया 1992 में। ठीक है, फिर 2016 में TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट आई, और 2019 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट आई, जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ड्राफ्ट फ्रेम किया था। अभी यूनियन कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया। तो 2020 की नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो किस पे कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया है? कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट ने। तो कस्तूरी रंगन वेस्टर्न घाट से भी रिलेटेड है, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। कस्तूरी रंगन कमेटी वेस्टर्न घाट्स में भी उन्होंने बोला था, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी कस्तूरी रंगन ने ही ड्राफ्ट प्रपोजल रखा था। ठीक है, तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ये कौन सी पॉलिसी है? थर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। पहली कब बनी थी? 1968 में बनी थी। सेकंड कब बनी थी? 1986 में बनी थी, और थर्ड जो है अभी 2020 में बनी है। ठीक है, देन पॉलिसी में क्या चीज़ें हैं जो पहले से चेंज हो गई? तो सबसे पहले पॉलिसी का एम यही है कि ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स ले आइए आप स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, ये कौन सी पॉलिसी को रिप्लेस करेगा? 1986 की जो पॉलिसी है उसको रिप्लेस करेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो था, अभी उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया है, टू ब्रिंग फोकस बैक ऑन एजुकेशन और लर्निंग में फोकस रखने के लिए। उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ HRD का नाम क्या रख दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप याद कर लीजिए कि इसी के साथ उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ HRD का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया है। ठीक है, तो दिस इज द अबाउट द पॉलिसी। नाउ कम टू विजन। क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, कि हमको क्या करना है? ऑब्वियसली हमको आउटकम बेस्ड लर्निंग जो है हमको एनहांस करनी है। आउटकम बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि हम जितना इनपुट बच्चों को पढ़ाने में लगा रहे हैं, वो बच्चे आगे चल के ऐसा रिजल्ट दे कि रिजल्ट सिर्फ उनके उसमें नहीं होना चाहिए, जो भी उनका रिपोर्ट कार्ड है उसमें नहीं मेंशन होना चाहिए। रिजल्ट एज इन वो आउटकम दे ऐसा कि वो एक्चुअली में इतने इंटेलिजेंट हो और इतने पढ़ के निकले, इतने उनके अंदर इतने एथिक्स हो, मोरालिटी हो कि वो सामने वाले को दिखे, तो उसको हम बोलते हैं आउटकम। ना कि हमको सिर्फ आउटपुट चाहिए कि एग्ज़ाम ने पास किया, एग्ज़ाम में उन्होंने अच्छे नंबर लाए तो इसलिए, बट एग्ज़ाम जब हमने पूछा उनसे कुछ पढ़ने के लिए बोला तो वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको करना है कि वो पढ़ पाएँ, वो और उनका जो नॉलेज लेवल हो वो बहुत हाई हो, और बहुत ही इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल टाइप के जो बच्चे हैं वो निकले। तो आउटकम बेस्ड अप्रोच पे ये
फोकस करता है। और ये एक डेवलप करता है रिस्पेक्ट टुवर्ड्स किस में, फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मेंशन्ड है, उन सब की रिस्पेक्ट को बढ़ाता है और बच्चों को अवेयर करता है कि ये सब चीज़ें भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो क्या करता है, वैल्यूज़ डेवलप करता है, स्किल्स डेवलप करता है और सपोर्ट करता है कि ह्यूमन राइट की तरफ आप कितना कमिटमेंट कर रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वेलबिंग कितना बढ़ रहा है, और ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। तो ये हो गया विजन, हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। नाउ कम टू, तो इसमें हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला है स्कूल एजुकेशन और दूसरा है हायर एजुकेशन। ओके, तो पहले स्कूल एजुकेशन में हम इन कुछ इनिशिएटिव्स और मिशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला इनिशिएटिव है नेशनल करिकुलम एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये किसने डेवलप किया है, एनसीईआरटी ने डेवलप किया है। एनसीईआरटी ने डेवलप किया है कौन से चिल्ड्रन तक के लिए, किस एज तक के लिए, 8 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये एनसीईआरटी ने डेवलप किया है। फिर आते हैं नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। ये किस लिए फॉर्मुलेट की गई है, ये इसलिए फॉर्मुलेट की गई कि जो भी एसेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, क्वालिटी एजुकेशन जो है, ठीक है, रीडरशिप जो है बुक्स की, वो सब हम प्रमोट करें, तो इसलिए नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी जो है फ्रेम की गई है। फिर आते हैं नेशनल असेसमेंट सेंटर। वो क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये किसने सेटअप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेटअप किया है। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फिर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ये किसने डेवलप किया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बाई 2022 तक ये डेवलप करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। ये क्या है, ये किसने डेवलप किया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने ही डेवलप किया बाय 2022। ठीक है, तो दिस इज टीचर एजुकेशन। नाउ फिर आते हैं नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ऑफ बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये क्या है, स्टेट और यूटी जो है एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्रिपेयर करेंगे कि आप फाउंडेशनल लिटरेसी जो है यूनिवर्सली अचीव कर पाए और न्यूमरेसी हर प्राइमरी स्कूल में बाय ग्रेड 3 बाय 2025, 3rd क्लास तक आप ये अचीव कर पाए बाय 2025 तक। फिर आते हैं नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ये किसने डेवलप किया है, एनसीईआरटी ने डेवलप किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑब्वियसली टू सर्व एज एन ऑटोनॉमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टेस्ट कंडक्ट करवाती है फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ अंडर ग्रेजुएट और पीजी के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। फिर आते हैं न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर बाय टीचर एजुकेशन बाय 2021। तो दीज आर द सम इनिशिएटिव्स एंड मिशंस अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नाउ कम टू व्हाट आर द डायमेंशंस अंडर दिस। तो सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है। जब बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं, तो हमारे बच्चे जब भी पढ़ने जाते हैं तो हमारे या तो 3 या 5 साल में एडमिशन कराते हैं, तो उसके पहले की जो एजुकेशन होती है वो एकदम ज़ीरो होती है, उनको कुछ भी नहीं बनता है। तो इसलिए हमने जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, तो जो भी 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको यूनिवर्सल एक्सेस देना एजुकेशन का, ठीक है, और उनको अंडर द स्कूल करिकुलम में रखना, जो कि नहीं कवर्ड होता, एज एन अभी तक नहीं कवर्ड होता सकता, क्योंकि जो बच्चे एडमिशन लिया जाता था तो वो 6 साल से ऊपर के बच्चे पढ़ने के लिए लिए जाते थे। तो अब जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं जो धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं, उनको भी स्कूल करिकुलम के अंडर डालना। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है, प्री स्कूल्स हैं, ठीक है, जो भी आंगनवाड़ीज़ में वर्क करते हैं वो लोग जो हैं ये 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और प्री स्कूल सेक्शंस जो है कवरिंग एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, सिर्फ कम से कम 1 साल तक अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि एजुकेशन कहाँ से दिया जाएगा, केंद्रीय विद्यालय से और अदर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे भी। ठीक है, फिर नेशनल करिकुलर एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है अप टू 8 एज तक ये भी डेवलप किया है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो ट्राइबल के लिए ट्राइबल अफेयर्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसलिए क्योंकि हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, विमेन के लिए, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है एजुकेशन के लिए। तो ये सब इम्प्लीमेंट करेंगी यूनिवर्सल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं गए हैं पहले, और जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं और अनडिसएडवांस सेक्शन है, उन सबको स्कूल करिकुलम के अंदर लाना, उनको इतना डेवलप करना कि जब वो स्कूल में जाए तो उनको वो चीज़ें आती हों जो बहुत ज़रूरी हैं, जो आप
लोकल लेवल पे सिखा सकते हैं, तो इसलिए ये डेवलप किया गया। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यू जस्ट कोट इन एवरीवेयर इन एजुकेशन टॉपिक, यू जस्ट कोट इट इन ऐसे ऑल्सो, बिकॉज ऐसे में आपको ये लिखने के बाद इसमें आपको और भी इसके बेनिफिट पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि ऑब्वियसली जो बच्चे हैं जो भी कुछ भी नहीं सीखते थे, जो गाँव में रहते थे, जो गाँव की लैंग्वेज सीखते थे, गाँव में जो भी झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, वो सब सीखते थे, तो वो सब से वो बाहर होकर अगर उनको स्कूल करिकुलम में लाया जाएगा तो स्कूल की चीज़ें सीखेंगे, बेटर नॉलेज उनका डेवलप होगा। तो इसलिए कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ कम टू अटेनमेंट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप की गई हैं? नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी जो कि न्यू इनिशिएटिव में मैंने पढ़ाया था, और नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज जो कि किसके लिए? फाउंडेशनल लिटरेसी के लिए, न्यूमरेसी के लिए, बाय दीक्षा पोर्टल जो कि दीक्षा पोर्टल में अवेलेबल है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पोर्टल जो है उसमें अवेलेबल है। फिर आते हैं ड्रॉप आउट रेट्स कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस इनिशिएटिव ने, इस पॉलिसी ने क्या बोला है कि हमको जो है, इस इनिशिएटिव ने, इस पॉलिसी ने बोला कि हमको टारगेट जो है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है अचीव करना है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि कितने परसेंट जो हैं हमारे जो है पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअल में पढ़ रहे हैं और उनका ड्रॉप आउट रेट कम है। ठीक है, तो मतलब वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, स्कूल घर से तो निकल रहे हैं स्कूल के लिए बट पढ़ नहीं रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को हमको इनिशिएटिव तो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करना है। तो उसमें सबसे पहले है हमको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे विमेन हो गई, तो विमेन अगर जाती हैं कहीं पर, विमेन के साथ और भी अदर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हो गया मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और ये सब, और वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते। हम देखते हैं गांव के जो भी स्कूल्स होते हैं और अदर भी मैंने देखे हैं बहुत जगह स्कूल्स, तो वहाँ पे जनरली टॉयलेट्स की प्रॉब्लम होती है इन सब की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, क्लासरूम जैसे जाते हैं तो क्लासरूम का बोर्ड टूटा हुआ है, ठीक है, बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए हैं, चेयर टेबल्स नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है कि बच्चे जो हैं वहाँ पे जाके अट्रैक्ट हो सके कि ये चीज़ें हैं तो हमको पढ़ाई में मज़ा आएगा। तो इसलिए प्रोवाइडिंग एफिशिएंट एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कौन ऑफर करेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल जो है ऑफर करेंगे, और स्टेट ओपन स्कूल्स जो हैं वो भी एक्सपैंड किए जाएंगे, जो भी सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांस्ड ग्रुप हैं उनके लिए। स्टूडेंट को ट्रैक किया जाएगा, ठीक है, उनके लर्निंग आउटकम्स को ट्रैक किया जाएगा, ठीक है, उनको काउंसलर्स प्रोवाइड किया जाएगा और वेल ट्रेंड सोशल वर्कर्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। फिर आते हैं करिकुलम एंड पेडागोगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमको रीस्ट्रक्चर करना है स्कूल के करिकुलम को, किस मॉडल में? 5+3+3+4 डिज़ाइन में। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्या था, एग्जिस्टिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्या था, 2 ईयर्स पहले 10 साल का एज था, 6 to 16 ईयर्स तक, फिर 2 साल का 16 to 18 ईयर्स तक, जो कि 11th और 12th क्लास होता था। ठीक है, बट अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एकेडमिक स्ट्रक्चर बढ़ा दिए गए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 3 years + 2 years, दैट इज़ कॉल्ड 5 years। तो 5 years कैसे? 3 से लेकर 8 साल के जो बच्चे हैं वो उनको 5 years तक ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और वो 3 to 6 years तो हमारे वो बच्चे हो गए जिनको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेंगे, और 6 से 8 years तक तो बच्चे हैं उनको फर्स्ट और सेकेंड क्लास में रखा जाएगा। तो 5 साल का ये हो गया। देन 3 साल का, तो एज क्या है? 8 to 11, तो ये 3 years का क्या हो गया? ये 3 years 5 years जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इसलिए एज के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो 3 years में 8 से 11 साल के बच्चे जो हैं वो 3rd और 5th क्लास में पढ़ेंगे। फिर 3 years आएगा तो 11 से 14 years के जो भी बच्चे हैं वो 6 से 8 क्लास तक पढ़ेंगे, और 4 years जो है वो 14 से 18 years तक के बच्चे हैं 9 to 12 तक पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड 5+3+3+4 मॉडल। ओके, तो फिर उसके बाद हमको जो है कंटेंट जो है करिकुलम का, जो बहुत ज़्यादा कभी देखते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत बर्डन हो जाता है पढ़ने के लिए और चीज़ें नहीं पढ़ पाते, तो हमको उन सब चीज़ों को रिड्यूस करना है और सिर्फ कोर एसेंशियल्स जो टॉपिक है जो हमारे लर्निंग को एनहांस करेंगे हमको वही सब रखना है। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हमको हर स्टेज पे वो करनी है कि बच्चे जो हैं अट्रैक्ट हो सके उस चीज़ों के लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम थ्योरी ही पढ़ाते हैं तो बच्चे अट्रैक्ट नहीं होते पढ़ने में। इसलिए बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हमको एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के भी इस पॉलिसी में प्रमोट किया गया है। फ्रीडम दी गई है कि कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो जब भी आप
चूज़ करना चाहते हो कि पहले क्या था कि पहले आप जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया तो आप आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो पीसीएम लिया तो आर्ट्स का, पीसीबी लिया तो आप आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो, या आर्ट्स लिया तो आप मैथ्स नहीं ले सकते, या फिजिक्स नहीं ले सकते, या केमिस्ट्री नहीं ले सकते, या बायोलॉजी नहीं ले सकते। तो इन सब चीज़ों को इस पॉलिसी में हटा दिया गया है, फ्रीडम दे दिया है कि कोई भी रिजिड नहीं है चीज़ें, आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, जैसे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़, साइंस ले सकते हो उनके साथ, ठीक है, वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स ले सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बिकॉज क्या होता है कि बच्चे जनरली आर्ट्स का भी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है और मैथ्स साइंस वो लेना चाहते हैं, तो जनरली वो अभी तक नहीं ले पा रहे थे, बट अब वो उनके पास ये फ्रीडम है कि वो सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट भी इंक्लूड किया है, जैसे कि आप आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया हमारा, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गए, एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गया, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन हो गया। तो ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस किया गया है इस पॉलिसी में। फिर वोकेशनल एजुकेशन मतलब टेक्निकल एजुकेशन, जो भी आपको स्किल्स प्रोवाइड कर पाए। तो वोकेशनल एजुकेशन जो है थ्रू 10 डेज बैगलेस, जो आप 10 दिन तक आप बैग बिना लिए जा सकते हैं स्कूल में, जो 6 से 8 क्लास तक के बच्चे हैं वो जा सकते हैं, और उनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, सच एस कारपेंटर्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, पॉटरर्स हो गए, ये सब आर्टिस्टिक वर्क सिखाया जाएगा। फिर आते हैं नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जो है कौन डेवलप करेगा, NCERT डेवलप करेगी। तो दिस इज करिकुलम एंड पेडोलॉजी। नाउ कम टू स्टूडेंट असेसमेंट। स्टूडेंट जो है स्कूल एग्जामिनेशन जो है ग्रेड 3 क्लास 3, 5 और 8 के लिए वो कौन कंडक्ट करवाएगा, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कंडक्ट करवाएगी। जो भी स्कूल एग्जामिनेशन हो रहे हैं 3rd, 5th और 8th क्लास के लिए, वो एप्रोप्रिएट जो स्कूल की अथॉरिटी है वो कंडक्ट करवाएगी। और बोर्ड एग्जाम्स जो हैं 10th और 12th के लिए जो भी वो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है, उनको नहीं हटाया जाएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है वो भी डेवलप किया गया है, ठीक है। फिर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड विथ 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट दैट रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस एज वेल एज यूनिकनेस ऑफ ईच लर्नर इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, ठीक है। तो हेल्थ जो भी आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें आपका सिर्फ ये मेंशन नहीं रहेगा कि आपने कितने मार्क्स पाए हैं या क्या पाया है, आपका सारा कॉग्निटिव लर्निंग, आपका साइकोमोटर डोमेन्स और ये सब जो है आपका मेंशन रहेगा उस रिपोर्ट कार्ड में, जैसे कि आपको आगे चल के एज इन ये किस टाइप का पर्सन है, किस टाइप का इसका नेचर है, तो हमको वो सब भी पता चल सके, तो इसलिए ये सब भी मेंशन किया गया है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी बनाई गई है, ठीक है। फिर आते हैं इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया है कि पहला जो है बच्चा जब छोटे लेवल पे रहेगा तो उसको लोकल लैंग्वेज में आप ट्रेन करिए, जैसे कि ग्रेड 5 तक हो गया, क्लास 5 तक आप उसको लोकल लैंग्वेज में, मदर टंग में उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करिए। तो लैंग्वेज जो है इंडिया की वो एक फ़न एक्टिविटी और प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो कि हर स्टूडेंट को लॉन्च किया गया अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। और 3 लैंग्वेज फार्मूला को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। सारी भी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि संस्कृत हो गई, तमिल हो गई, कन्नड़, मलयालम, उड़िया हो गई, वो हर स्कूल में एज एन ऑप्शन अवेलेबल रहेगी। और इंडिया साइन लैंग्वेज जो है वो स्टैंडर्डाइज किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया है कि बच्चे जो हैं जो छोटे लेवल पे हैं ग्रेड 5 तक, आप उनको लोकल लैंग्वेज से प्रेफर कराइए कि बच्चे जो हैं अपनी लैंग्वेज भी जान सकें, अपने स्टेट का कल्चर भी जान सकें, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। देन कम टू उसके बाद सोशली जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड ग्रुप हैं उनके लिए क्या क्या किया है इस पॉलिसी ने। तो उन्होंने सबसे पहला सेटअप किया है जेंडर इंक्लूजन फंड। किसके लिए सेटअप किया है, फीमेल्स और ट्रांसजेंडर पर्सन है, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जेंडर इंक्लूजन फंड सेटअप किया है। और स्पेशल एजुकेशन जोन जो है सेटअप किया है, जो भी लार्ज पॉपुलेशन जो है कहाँ पे रह रहे हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड ग्रुप हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। चिल्ड्रन जो है जो भी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं उनका भी फुली पार्टिसिपेशन किया गया है इन हायर एजुकेशन एंड फाउंडेशनल स्टेज से, मतलब स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक। हर डिस्ट्रिक्ट को एनकरेज किया गया है कि वो बाल भवन इस्टेब्लिश करें, एज अ स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल्स इस्टेब्लिश करें कि बहुत सारे जो कैरियर रिलेटेड चीज़ें हैं वो वहाँ पे वो सिखा सकें बच्चों को। फिर फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैन बी यूज एज सामाजिक चेतना केंद्र, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ किया जाएगा, जो भी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है जब भी स्कूल के बाद ख़त्म हो जाते हैं तो उस स्कूल्स को यूज़ किया जाएगा सामाजिक चेतना केंद्र, जिसमें आप सोशल, इंटेलेक्चुअल और वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे।
स्पेशल मैकेनिज़्म फॉर चिल्ड्रन, जो भी ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशल मैकेनिज़्म बनाया गया है। उनको फ़ी का मतलब फ़ी का वेवर दिया गया है, स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी मेरिट परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी क्या है सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड ग्रुप हैं, वो अगर मेरिट में आ रहे हैं तो उनको पैसे नहीं उनके लिए फ़ी वेवर दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी और एडिशनल स्कूल सेटअप किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि केवीज़ हो गए और इन सबको सेटअप किया जाएगा इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और SEZs। ठीक है, तो यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे। फिर आते हैं रोबस्ट टीचर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर्स के लिए अभी हम देखते हैं कि कोई भी B.Ed नहीं क्वालिफाई किया उनको भी टीचर्स बना लेते हैं, लोग रख लेते हैं। तो अभी क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बाई 2021, तो उन्होंने बोला है मिनिमम डिग्री जो होनी चाहिए क्वालिफिकेशन टीचर की वो 4 साल की B.Ed डिग्री होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री होनी चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो एडमिशन करेगा B.Ed में। और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग विथ लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर एंड रिटायर्ड फैकल्टी के लिए वो भी सेटअप किया जाएगा, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। ठीक है, मेंटर करने के लिए उन सबको सेटअप कर जाएगा। तो टीचर्स के लिए 4 साल की इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री बहुत ज़रूरी है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है कंडक्ट करेगी। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होगा सारे टीचर्स के लिए, जो कि फाउंडेशनल प्रिपरेटरी मिडिल और सेकेंडरी स्टेज में हर पब्लिक और प्राइवेट में किया जाएगा। ऑटोनॉमस दिया गया और मोर ऑटोनॉमी दी गई है टीचर्स को कि वो कैसे क्लासरूम टीचिंग करते हैं। नेशनल प्रोफेशन स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स सेटअप किया गया है। और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको कैसे रीस्ट्रक्चर किया गया है एज अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी एंड अंडर द जनरल एजुकेशन काउंसिल, इसमें सेटअप किया गया है। फिर आते हैं स्कूल गवर्नेंस। स्कूल गवर्नेंस में क्या करना है, स्कूल गवर्नेंस में क्या है कि आपको स्कूल जो है स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स सेटअप करेंगे और वो प्लान्स जो है वो बाद में बेसिक प्रोवाइड करेंगे किसको, क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान के लिए। ठीक है, ट्विनिंग एंड पेयर करना है एक पब्लिक स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल को, कि एक दूसरे के साथ वो जितना भी उनका जो भी जिस चीज़ में वो अच्छे हैं तो उससे वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें, और जिस चीज़ में पब्लिक स्कूल्स अच्छे हैं उस चीज़ में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करें। तो इसलिए ये स्कूल गवर्नेंस के लिए भी बनाया गया है। फिर स्टैंडर्ड एंड सेटिंग एंड एक्रेडिएशन फॉर स्कूल एजुकेशन। तो एक्रेडिएशन का मतलब होता है कि कोई भी अथॉरिटी कोई भी स्कूल्स जब है, ठीक है, कैसे उसको ऑफिशियल अप्रूवल मिलता है अगर वो सर्टेन क्राइटेरिया ऑर्गेनाइजेशन से अचीव कर लेती है। तो पहला है सेटिंग ऑफ अ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो कि सेल्फ खुद डिस्क्लोज करेगी सारी इन्फॉर्मेशन जो रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन है हर स्कूल की। ठीक है, वो खुद डिस्क्लोज करेगी सारे, टू इंश्योर ऑल स्कूल्स फॉलो सर्टेन मिनिमल प्रोफेशनल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। सारे स्कूल्स जो है मिनिमल प्रोफेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो करें। डेवलपमेंट क्या करना है, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क कौन डेवलप करेगा, SECRT एंड NCERT। और पीरियोडिक हेल्थ चेकअप्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर पब्लिक और प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वो एक्रीडिएट किए जाएंगे बाय कॉमन मिनिमम क्राइटेरिया, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और प्राइवेट और फिलेंथ्रोपिक स्कूल्स टू एनकरेज किए जाएंगे टू प्ले अ बेनिफिशियल रोल। तो ठीक है, तो दिस इज़ द स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन खत्म हो गया। नाउ कम टू हायर एजुकेशन। तो लेट अस रिवाइज स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन में 5-6 पॉइंट्स हैं। पहला तो है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए बोला गया है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद उनको बोला गया है कि 5+3+3+4 का सिस्टम होना चाहिए, जिसमें 3 से 8 साल के बच्चे पहले होंगे, फिर 8 से 11 साल के बच्चे होंगे, फिर 3 इयर्स 11 से 14 इयर्स के बच्चे, फिर 4 इयर्स 14 से 18 इयर्स के बच्चे। ठीक है, उनको करिकुलम पेडागोलॉजी। फिर स्टूडेंट असेसमेंट कैसे करना है कि 358 जो क्लास है उसमें स्कूल एग्जामिनेशन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी करेगी, और जो 10th है और 12th है वो बोर्ड ही होंगे। ठीक है, फिर 360 डिग्री हेल्थ प्रोग्रेस कार्ड आप इशू करोगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाओगे। ठीक है, फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, 3 लैंग्वेज फार्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, और फिर सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांस ग्रुप के लिए भी उन्होंने जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया है। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए 4 इयर्स की B.Ed डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और स्टैंडर्ड एक्रीडिएशन कैसे होगा, और स्कूल एजुकेशन 1 प्राइवेट और वो होगा। ठीक है, नाउ कम टू हायर एजुकेशन। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में इनिशिएटिव्स एंड मिशंस क्या हैं। तो पहला है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, जो कि किसके साथ जोड़ा जाएगा, IIT और IITMs जो हैं उनके साथ जोड़ा जाएगा और उसको भी ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। फिर आते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये
क्रिएट किया गया है एज एन एपेक्स बॉडी जो कि रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग में इन हायर एजुकेशन में परफॉर्म करेगी। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एज अ सिंगल ओवर रीचिंग अम्ब्रेला बॉडी सेटअप की जाएगी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल और लीगल एजुकेशन। तो मेडिकल और लीगल एजुकेशन के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी, ठीक है, और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हायर एजुकेशन के लिए बनाई जाएगी, जो कि किसको रिप्लेस करेगी, यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को रिप्लेस करेगी, ठीक है। नाउ कम टू द इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग कंसोलिडेशन। तो सबसे पहले 3 टाइप्स के इंस्टीट्यूशन इन्होंने बनाया है। पहला है रिसर्च यूनिवर्सिटी, दूसरा है टीचिंग यूनिवर्सिटी और तीसरा है ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। तो रिसर्च यूनिवर्सिटी तो ऑब्वियसली रिसर्च पे फोकस करेगी, टीचिंग यूनिवर्सिटी टीचिंग और रिसर्च दोनों पे फोकस करेगी, और ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन जो ऑटोनॉमसली सिर्फ डिग्री ग्रांट करेंगी, ठीक है, एक्सक्लूसिव फोकस ऑन टीचिंग करेगी, सिर्फ टीचिंग पे फोकस करेगी, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, ठीक है। एफिलिएशन जो है, जो भी कॉलेजेस जो हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो पूरी तरह 15 साल के अंदर उसको हटा दिया जाएगा, और उनको किस तरह उसको चेंज किस में कर दिया जाएगा, ग्रेडेड ऑटोनॉमी में। मतलब उनको एफिलिएशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो उनको इतनी ऑटोनॉमी रहेगी कि वो अपने हिसाब से अपना वर्क परफॉर्म कर सके। तो एफिलिएटेड कॉलेज को फेज आउट कर दिया जाएगा 15 साल के अंदर, ठीक है। ओवर अ टाइम जो है एवरी कॉलेजेस जो हैं वो या तो ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज बनेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी का बनेंगे, ठीक है। सारे जो बाय 2040 तक सारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनका एम क्या रहेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, हर चीज़ पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो देयर शैल बी बाय 2030 तक एटलीस्ट एक जो है एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और हमको इसका एम क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ाना इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो कि अभी 2018 में कितना है 26.3%, और हमको बढ़ाना कितना है 50% बाय 2035, ठीक है। नाउ कम टू होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसमें क्या क्या है, हमको क्या क्या प्रोवाइड करना है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट जो एजुकेशन है उसमें फ्लेक्सिबल करिकुलम देना है, वोकेशनल एजुकेशन देनी है, मल्टीपल एंट्री देनी है, एग्जिट पॉइंट्स देने हैं विथ अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। इस चीज़ के लिए पॉलिसी एनविसेज की गई है। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाएंगे, इस्टेब्लिश किया जाएगा। जो भी बच्चे हैं वो डिजिटली जो है क्रेडिट जिनको क्रेडिट मिल रहा है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, उनका जो क्रेडिट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जाएगा। फिर MERUs इस्टेब्लिश किया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। फिर आते हैं रेगुलेशन। तो HECI जो है उस 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स पे डिपेंड करती है। पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन के लिए है, जनरल एजुकेशन काउंसिल स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल ऑब्वियसली फंडिंग के लिए है, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल एक्रीडिएशन के लिए दिया जाता है, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्न दोनों सेम सेट ऑफ रूल से गवर्न किए जाएंगे। ये नहीं कि प्राइवेट के लिए अलग रूल्स हैं एंड पब्लिक के लिए अलग रूल्स हैं। फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले हमारे जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हम उनको इंटरनेशनली कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनली उनसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है तो इसमें क्या किया गया है, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस जो है हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सेटअप किया गया है, जहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। वो सारे मैटर्स पे कोलैबोरेट करेंगे। फिर हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटी विल बी एनकरेज टू सेटअप कैंपसेस इन अदर कंट्रीज। हर इंडियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हाई परफॉर्मेंस इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जाके अदर कंट्रीज़ में भी अपना कैंपस सेटअप करेंगी। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फैसिलिटेटिंग सच एंट्री के लिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, रिसर्च और कोलैबोरेशन किया जाएगा, स्टूडेंट्स को एक्सचेंज किया जाएगा। तो दीज आर द सम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देन इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो सबसे पहले स्टेप्स कौन से गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना बढ़ाना है, ठीक है। जेंडर बैलेंस कैसे करना है, हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कैसे इस्टेब्लिश करना है, सुटेबल गवर्नमेंट फंड्स कैसे वो करना है। फिर स्टेप्स जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लेते हैं, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और फीस को कम करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, करिकुलम को और इंक्लूसिव बनाना है, एंटी हरासमेंट रूल्स होने चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन रूल्स होने चाहिए, ठीक है। और काउंसलर्स और जो भी हमारे टीचर्स हैं वो जेंडर स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। तो दीज आर द सम
इक्विटी एंड इंक्लूजन्स और ये हायर एजुकेशन के लिए। अब कुछ अदर प्रोविजंस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन है, तो पहला है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो फाइनेंसिंग में 6% जीडीपी का हमको कंट्रीब्यूट करना है, दोनों मिलके, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके 6% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करें। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाए 6% ऑफ जीडीपी इन एजुकेशन में, ठीक है। पॉलिसी जो है फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करे। टेक्नोलॉजी जो है न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम सेटअप करें, जो कि ऑटोनॉमस बॉडी होगी, जो कि बहुत सारे आइडियाज़ को एक्सचेंज करेगी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजीज़ बेटर लर्निंग के लिए। अप्रोप्रिएट इंटीग्रेशन जो है, जो इंटीग्रेशन करो टेक्नोलॉजी का हर पार्ट ऑफ एजुकेशन में। एडल्ट एजुकेशन में 100% यूथ और लिटरेसी, एडल्ट लिटरेसी अचीव करना है, ठीक है। स्कूल आज जो है स्कूल्स जो हैं और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो जनरली स्कूल के बाद कोई भी यूज़ नहीं आते, तो उनको एज एन बियॉन्ड द स्कूल आवर्स उनको यूज़ किया जाए एज एन पब्लिक लाइब्रेरी के बच्चे जाके वहाँ पे पढ़ सकें। क्वालिटी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑप्शन दिया जाए, एडल्ट लर्निंग दी जाए, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाए। कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रिकमेंडेशन दी गई हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो ऑनलाइन एजुकेशन से हमको फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी हमारा जो लेक्चरर टीचर है, लेट्स से गांव में अगर हमारा कोई स्कूल लगा है, तो ऑनलाइन एजुकेशन से हम वहाँ पे दिल्ली का टीचर जो है ऑनलाइन एजुकेशन से गांव के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और बच्चे जो है ईजिली पार्टिसिपेट कर पाएंगे चीज़ों में, और बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, इनफ नॉलेज मिलेगी, जो बच्चों को आगे उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करने में हेल्प करेगी। तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑनलाइन एजुकेशन अभी आप पढ़ाई बच्चों को यूँ करिए, ये है कि स्कूल्स में आप ये सिस्टम कर सकते हैं जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। देन प्रोफेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो इंटीग्रेट करो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। फिर प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड आर्ट्स एंड कल्चर, ऑब्वियसली जो हमारे डिपार्टमेंट से प्रोग्राम्स हैं इंडियन लैंग्वेजेस से रिलेटेड, उन सबको एनहांस किया जाए, ठीक है। हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और हर स्कूल्स में उनको आर्ट इन रेसिडेंस जो है स्कूल स्टूडेंट को अप्रोच किया जाए कि वो आर्ट्स, क्रिएटिविटी ये सब सीखें। हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड डिग्रीज इन ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, आर्ट्स एंड म्यूजियम, इन सबको क्रिएट किया जाए। और फॉर ईच ऑफ द लैंग्वेज मेंशन इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकेडमिक जो है इस्टेब्लिश किया जाए, जहाँ पे स्कॉलर्स होंगे, स्पीकर्स होंगे, जो कि सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वोकेबलरी में उन चीज़ों को बताएंगे। तो ये हो गया प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, आर्ट्स एंड कल्चर। तो दिस इज़ द एंड ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आई होप आई हैव क्लियर द टॉपिक वेरी thoroughly. इफ़ यू हैव प्रॉब्लम यू जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस बार या तो ऐसे आएगा तो ऐसे में आप लिख सकते हो, ऐसे में ये सब पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो और हर पॉइंट का आप बेनिफिट बता सकते हो, ठीक है। सोशली कैसे, एथिकली कैसे हमारा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमको हेल्प कर रहा है, और क्रिटिकली एनालाइज में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला एज एन क्रिटिकली एनालाइज, बहुत सारे स्टेट नहीं मान रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू स्ट्रेंथनिंग, second topic, strengthening teaching learning and result for states project, that is called STARS project. अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया गया है स्टार प्रोजेक्ट में सबसे पहले स्ट्रेंथन हमको क्या करना है, टीचिंग को स्ट्रेंथन करना है, लर्निंग को स्ट्रेंथन करना है, रिजल्ट जो भी हमको बाद में मिलता है एज इन उसको एनहांस करना है। तो इन सब चीज़ों को एनहांस करना है। तो स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है, ये किसने लॉन्च किया गया कि जो भी एम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उसको फुलफिल करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही हो जाता है कि स्टार्स प्रोजेक्ट इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो एम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उसको फुलफिल करने के लिए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जब मैंने पढ़ाया था तो उसका एम क्या था, आउटकम बेस्ड जो लर्निंग है हमको वो बढ़ाना है। तो इसमें क्या करेगा, जो स्टार्स प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, स्टेट्स को सपोर्ट करेगा कि वो आउटकम बेस्ड लर्निंग जो है इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। फिर तो प्रोजेक्ट जो है ये जिन स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर रहा है वो कौन कौन से स्टेट है, 6 स्टेट में इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आप सबसे पहले यही पढ़ लीजिए कि जो स्टार्स प्रोजेक्ट है वो 6 स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। और ये आइडेंटिफाइड स्टेट जो हैं ये सपोर्ट किए जाएंगे फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो ये जो है प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, एज एन न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है, एज एन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। इसमें जो कॉस्ट है वो कौन शेयर करेगा, वर्ल्ड बैंक शेयर करेंगे और पार्टिसिपेटिंग जो स्टेट है वो शेयर करेंगे। वर्ल्ड बैंक कैसे सब वो करेगा कि रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट बनाएगा,
प्रोग्राम फॉर रिजल्ट। तो वर्ल्ड बैंक और पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट कॉस्ट सेटअप वो करेंगे, और स्टेट लेवल जो है वो पूरी तरह क्या है, स्टेट इंसेंटिव ग्रांट दिया जाएगा टू मीट द प्रोजेक्ट आउटकम्स। ठीक है, फिर ये फोकस किस पे करेगा, PM ई विद्या, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी मिशन, नेशनल करिकुलर एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि पार्ट किसका है, आत्मनिर्भर भारत का। ये क्या है, मल्टी ईयर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा कि इंडिया जो है पीसा में पार्टिसिपेट कर सके। तो प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट क्या है, ये एजुकेशन रैंकिंग है जो कंट्रीज़ को दी जाती है। ये किसका प्रोग्राम है, OECD का प्रोग्राम है। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पीसा प्रोग्राम जो है वो OECD का प्रोग्राम है। ठीक है, दिस इज स्टार्स प्रोजेक्ट। अब स्टार्स प्रोजेक्ट के अंदर दो कंपोनेंट है, पहला है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे सबसे पहला है स्ट्रेंथिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल डेटा सिस्टम, सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंप्रूविंग स्टेट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, और सपोर्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश द नेशनल असेसमेंट सेंटर, दैट इज पारक। ठीक है, एट स्टेट लेवल पे क्या करना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और फाउंडेशनल लर्निंग आपको एनहांस करनी है, इंप्रूव लर्निंग असेसमेंट और स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल्स। तो आप ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए कि स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वो एम किसको एस्टेब्लिश करेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी चीज़ें मेंशन होगी ये स्टार्स प्रोजेक्ट के अंदर आएगी। ये स्टेट को सपोर्ट करेगा फॉर किसके लिए, आउटकम बेस्ड लर्निंग के लिए। दूसरा चीज़, वर्ल्ड बैंक और पार्टिसिपेटिंग स्टेट जो है वो कॉस्ट को शेयर करेंगे। ये एज एन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये जो है मल्टी ईयर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा कि इंडिया जो है पार्टिसिपेट कर सके पीसा प्रोग्राम में। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ स्टार्स प्रोग्राम। नाउ कम टू प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी अनाउंस की है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम। अभी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है बहुत सारे इसमें चेंजेस किए हैं, मॉडिफिकेशन की है इस स्कीम्स में। तो क्या क्या मॉडिफिकेशंस की है वो हम बाद में पढ़ते हैं, तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये स्कीम है क्या। तो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम जो है वो 7 साल के पीरियड्स के लिए लॉन्च की गई है, जो कि कब से स्टार्ट हो रहा है, 2018 से स्टार्ट हो रहा है। किस चीज़ के लिए, ऑब्वियसली रिसर्च की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। किस चीज़ में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जो जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें रिसर्च की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम में अभी तक क्या था कि स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया है या फाइनल ईयर में हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, IIT, ISC, NIT, IISER, IIT से जो भी बिलोंग करते हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा PhD और प्रोग्राम्स में, जो भी IIT और ISC में है। ठीक है, बट अभी जो मॉडिफिकेशन करके किया गया कि इनके अलावा भी जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है उनके लिए भी ये प्रोग्राम अवेलेबल किया गया है। पहले क्या था, सिर्फ IIT स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए था, बट अभी जो है उनके दूसरों के लिए भी अवेलेबल किया गया है। ठीक है, और इसका एम क्या है कि इसका एम क्या है कि हमको जो है बहुत सारे रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड करना है, और जो भी हमारे बेस्ट टैलेंट है रिसर्च में उनको अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मॉडिफिकेशन क्या किए गए हैं। तो एक मॉडिफिकेशन आपको तो पता ही चल गया कि अब जो है रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से भी जो भी स्टूडेंट है उनको भी PhD करने के लिए डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। लैटरल एंट्री अलाउड नहीं है। ठीक है, NITs जो है जो भी टॉप 25 इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं एज़ पर NIRF, उनको वो भी इसका पार्ट बन पाएंगे, PMRF का पार्ट बन पाएंगे। और जो हमारा गेट स्कोर है वो अभी रिड्यूस कर दिया गया है, 750 से 650 कर दिया गया, और CGPA 8 और इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 8 से जो भी नीचे जिनका CGPA है वो इसमें नहीं इंक्लूड होंगे। और गेट के जो भी मार्क्स हैं, जो गेट है इंजीनियरिंग के बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको जॉब मिलती है, तो गेट के बाद आपका गेट का स्कोर कितना होना चाहिए, 650 होना चाहिए। पहले क्या था कि 750 होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम। नाउ कम टू मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम। तो ये किसके लिए है, अब मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम किसके लिए, 6 जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके जो बच्चे हैं उन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इसके लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इंप्लीमेंट करेगी थ्रू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसमें जो भी कैंडिडेट हैं वो पहले क्या होता था, कैंडिडेट जो है जिनके मेरिट लिस्ट में नाम आते थे वो सेलेक्ट होते थे, पर अब वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए जो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन में मार्क्स लाए हैं, और वो कौन कंडक्ट करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी।
ठीक है। फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। ये स्कॉलरशिप स्कीम कौन इंप्लीमेंट करेगा? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इंप्लीमेंट करेगी। इसका एम क्या है कि जो भी यूथ से हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, लद्दाख के, उनको एजुकेट करना, उनको एम्पावर करना कि वो कॉम्पिटिट कर सके। कंपोनेंट क्या क्या है? एकेडमिक फ़ी और मेंटेनेंस अलाउंसेस। ठीक है। स्कॉलरशिप किस किस में दी जाएगी? तो जो भी एकेडमिक फ़ी है और मेंटेनेंस अलाउंस है उनमें दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए, मौलाना आज़ाद जो है 6 कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए है, और प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम जो है वो सारे बच्चों के लिए है। ठीक है। तो ये हो गया प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम। नाउ कम टू आसेर रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कोट कर सकते हैं। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 कौन निकालती है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो एनजीओ है एक प्रथम नाम की, वो निकालती है। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट कौन निकालती है? एनजीओ प्रथम निकालती है। ये क्या है? एक एनुअल सर्वे है। किस चीज़ का एनुअल सर्वे है? जो भी चिल्ड्रंस जो हैं रूरल एरियाज़ में पढ़ रहे हैं, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ रहे हैं हर स्टेट के, उनका एक स्कूलिंग सर्वे है। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आसेर रिपोर्ट में जो है अर्बन एरियाज़ कवर्ड नहीं किए जाते। तो आसेर रिपोर्ट में सिर्फ रूरल एरियाज़ कवर किए जाते हैं। तो लर्न इट वेरी थॉरली बिकॉज अर्बन एरियाज़ नहीं कवर्ड होते आसेर रिपोर्ट में। ठीक है। स्कूल स्टेटस जो है वो कौन कौन से 3 से 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनका किया जाता है। आसेर जो है वो हर साल कंडक्ट किया गया, एक्सेप्ट 2015 को छोड़ के 2005 से ये हर साल कंडक्ट किया जा रहा है। आसेर जो है वो लोकल पार्टनर और वॉलंटियर्स कंडक्ट करते हैं, और फैसिलिटेट कौन करता है? एनजीओ प्रथम करता है। एक बियॉन्ड 2017 का जो आसेर रिपोर्ट था वो बियॉन्ड बेसिक भी फोकस कर रहा था, जैसे कि 14 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं उन पे भी फोकस कर रहा था। ठीक है। नाउ कम टू व्हाट आर द फाइंडिंग। चिल्ड्रन एनरोलमेंट जो है, तो हमने देखा चिल्ड्रन का एनरोलमेंट जो है वो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का। चिल्ड्रन जो है नॉट करंटली एनरोल कौन कौन से? 5.3% ऑफ रूरल चिल्ड्रन, जो 6 से 10 साल के बच्चे हैं वो अभी तक स्कूल में एनरोल्ड ही नहीं हुए हैं, इन कंपेरिजन टू 1.8% इन 2018। तो पहले जो था 2018 में कम बच्चे नहीं एनरोल हो रहे थे, पर अब ज़्यादा बच्चे एनरोल नहीं हो रहे हैं। फिर एक्सेस टू लर्निंग मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज़, हायर परसेंटेज जो प्राइवेट स्कूल्स के चिल्ड्रन हैं वो लर्निंग मटेरियल्स और एक्टिविटीज़ ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं एज कम्पेरिजन टू पब्लिक स्कूल्स में इतना नहीं दिया जा रहा है। तो देयर आर सिग्निफिकेंट वेरिएशन बाय स्टेट इन चिल्ड्रन रिसिपिएंट ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है चिल्ड्रंस के मटेरियल में। ठीक है। तो दिस इज आसेर रिपोर्ट का फाइंडिंग हो गया। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन आसेर और नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो सबसे पहले आसेर रिपोर्ट कौन करते हैं? एनजीओ प्रथम करती है। और नेशनल अचीवमेंट सर्वे कौन करते हैं? एनसीईआरटी करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। आसेर जो होता है वो हाउस होल्ड सर्वे होता है, और एनएएस जो होता है वो स्कूल बेस्ड सर्वे होता है। ठीक है। और आसेर जो होता है 111 ओरल सर्वे होता है, और नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है तो एग्ज़ाम बेस्ड सर्वे होता है, तो पेन और पेपर टेस्ट होता है। ये जो है इसमें जो है हर टाइप के चिल्ड्रन इंक्लूड किए जाते हैं, बट एनएएस में सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो हैं उनके चिल्ड्रंस को इंक्लूड किया जाता है। ये जो है सिर्फ फाउंडेशनल स्किल्स और रीडिंग और मैथ्स में फोकस किया जाता है, बट एनएएस जो है वो हर वाइडर वैरायटी में फोकस किया जाता है। ये आसेर रिपोर्ट जो है रूरल एरियाज़ तक लिमिटेड है, बट एनएएस सर्वे जो है बोथ रूरल और अर्बन एरियाज़ में भी आता है। तो दिस इज कॉल्ड आसेर एनुअल सर्वे ऑफ एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020। नाउ कम टू ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ये कौन निकालता है? यूनेस्को निकालती है। ठीक है। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 किसने निकाला है? यूनेस्को ने पब्लिश किया है। ठीक है। इसका थीम क्या है? इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल। ठीक है। तो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, तो एसडीजी जो 4 है वो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे हमको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोवाइड करनी है जिन सारे स्टूडेंट्स को, सारे बच्चों को। 2006 यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, एज एन जो कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि इंडिया ने रेटिफाई किया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जो कि पीस बिल्डअप करने के लिए फोकस करती है। एजुकेशन हो गया, साइंस हो गया, कल्चर हो गया इसमें। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। इसमें 193 मेंबर्स आते हैं, उसमें से इंक्लूडिंग इंडिया जो भी है इसका मेंबर है। ठीक है। नाउ कम टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर ई लर्निंग। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूनेस्को पब्लिश करता है।
फिर आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो ये क्या इसलिए ई-बीजी पाठशाला हो गया, स्वयं पोर्टल हो गया। स्वयं पोर्टल किससे रिलेटेड, तो एजुकेशन से रिलेटेड है। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करना है बेटर लर्निंग के लिए हायर एजुकेशन में। फिर टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी विद इंस्टीट्यूशन एंड एसेसिबिलिटी टू कंटेंट, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। ठीक है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक है, और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। अदर्स में प्रधानमंत्री ई विद्या, जो कि इनिशिएटिव है जहाँ पे डिजिटल एजुकेशन हमको टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में प्रमोट करना है। ऑनलाइन कोर्सेज विदाउट यूजीसी लाइसेंस के हम प्रमोट कर सकते हैं। प्रज्ञता गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है, जहाँ पे प्रज्ञता गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है, तो आपको यही बताना चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड है। जहाँ पे चिल्ड्रंस को सपोर्ट करना है, उनको बुक्स प्रोवाइड करना है, उनको लैंग्वेज प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना है, तो ये सब प्रज्ञता गाइडलाइंस में मेंशन है। नाउ कम टू इंडियाज़ एफर्ट टुवर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हमारा जो टीचर्स का शेयर है इंक्रीज़ करना हुआ है, 9% से 13% हुआ है 2013 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने बनाई। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है वो जो 2009 क्या बोलता है, 1 किलोमीटर जो स्कूल प्राइमरी स्कूल्स हैं वो 1 किलोमीटर जो चिल्ड्रन के होम से 1 किलोमीटर तक ही सिचुएटेड हो। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 वो क्या करते हैं, जो भी एसेसिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना जो कि डिसेबल पर्सन है उनके लिए, वो अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकें। ठीक है, नाउ कम टू स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020। ये भी कौन रिलीज़ करता है, यूनेस्को रिलीज़ करता है। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को रिलीज़ करता है, एंड स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 भी यूनेस्को रिलीज़ करता है। तो ये रिपोर्ट किस पे फोकस करती है, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे फोकस करती है, और सपोर्ट करती है इंडिया को कि वो अपना जो स्किल डेवलप कर सके अंडर द स्किल इंडिया प्रोग्राम। ये जो है प्रोग्रेस और अचीवमेंट को फोकस करती है, हाईलाइट करती है और आउटलाइन करती है कि फ्यूचर ग्रोथ आप कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, और थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग क्या होता है, यूनेस्को ने टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग को डिफाइन किया कि क्या क्या कंप्राइज करता है, क्या क्या उसके अंदर आता है। एजुकेशन आती है, ट्रेनिंग आती है, स्किल डेवलपमेंट आती है इन वेरियस फील्ड, हर फील्ड में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से टेक्निकल एजुकेशन जनरली जो है हायर एजुकेशन में दी जाती है, और जो हमारी स्कूल एजुकेशन है उसमें हम वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी एजुकेशन तक, सेकेंडरी लेवल तक हम वोकेशनल एजुकेशन देते हैं, और टेक्निकल एजुकेशन हम कब देते हैं, हायर एजुकेशन में देते हैं। ठीक है, फिर टीवीटीज प्रोविजंस इन इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है मेन फ्रेमवर्क है टीवीईटी के लिए इंडिया में। नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिलीज्ड इन 2015 में रिलीज़ किया गया है, जिसका गोल है कि स्किल वर्कफोर्स हमको बढ़ाना है 110 मिलियन बाई 2022। कितना, 110 मिलियन बाई 2022। फिर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि वॉज नोटिफाइड इन 2014 टू स्पीड ऑफ दिस। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है एंड पॉलीटेक्निक ऑफर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, जहाँ पे ऑल स्कूल्स और कॉलेजेस में वोकेशनल एजुकेशन हमको बढ़ाना है। ठीक है, फिर आते हैं रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट। किसने रिलीज़ किया है, यूनिसेफ ने रिलीज़ किया है। इसका फाइंडिंग्स क्या है, जितने भी चिल्ड्रंस हैं एटलीस्ट और 31% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड जो है वहाँ पे कैन नॉट बी रीच्ड बाय रिमोट लर्निंग प्रोग्राम्स। ठीक है, नहीं रीच किया जाता। इन इंडिया ओनली 24% ऑफ द हाउस होल्ड जो है वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है, जो कि एक्सेस ई एजुकेशन से एक्सेस करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी न्यू गाइडलाइंस फ्रेम की गई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने फ्रेम की है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के लिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जो है ये क्या अलाउ करता है, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो जो है कैंपसेस अब्रॉड में खोल सकें, सेटअप कर सकें, जहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई भी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स जो होंगे वो सेम होंगे, जो हमारे इंडिया के कॉलेजेस में होंगे, जो और अब्रॉड में कैंपसेस खोला है उनके लिए सेम होंगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस परमिट करता है कि आप न्यू ऑफ कैंपस सेंटर्स खोल सकते हैं विद अ मैक्सिमम ऑफ 3 in 5 years और नॉट मोर देन 1 in academic year। द मूव जो है इन लाइन विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस होता क्या है, ये स्कीम लॉन्च की गई है जहाँ पे गवर्नमेंट कमिट करती है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको एम्पावर करे और उनको हेल्प करे कि वो वर्ल्ड क्लास जो
टीचिंग है, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ कोलैबोरेट करके अपना जो यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है उसको एनहांस कर सकें। अभी इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जो है 20 इंस्टीट्यूशन को दिया गया है, जो कि जिसमें से 10 प्राइवेट हैं और 10 पब्लिक वंस हैं। इनके लिए बहुत सारे बेनिफिट एंजॉय किए जाते हैं, जैसे कि फंडिंग, एडिशनल फंडिंग दी जाती है, कंप्लीट एकेडमिक, ठीक है, उनको ऑटोनॉमी दी जाती है कि आप 25% ऑफ फॉरेन स्टूडेंट अपने अंदर रख सकते हो, ठीक है, अपने कॉलेजेस में वो कर सकते हो। जैसे कि गवर्नमेंट जो है फंडिंग प्रोवाइड करेगी 1000 करोड़ पब्लिक इंस्टीट्यूशन को, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को फंडिंग नहीं प्रोवाइड करेगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल सपोर्ट कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा ऑटोनॉमी देगी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में 1000 करोड़ जो है इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट को याद कर लीजिएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कोई भी फंडिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। नाउ कम टू नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। इंडिया जो है इंडिया रैंकिंग 2020 अभी अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रिलीज़ की गई है। किसने रिलीज़ की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ की है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में इसमें क्या दिया गया है कि ये जो है 10 कैटेगरीज में रैंक करी है इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल, ठीक है, इन सब में ऐड किए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट को गाइड करना है कि आप कैसे यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो, उनका परफॉर्मेंस देख के, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ानी अमंग द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। NIRF जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है एक वॉलेंट्री एक्सरसाइज है, जहाँ पे वही इंस्टीट्यूशन जो है रैंक किए जाते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट डेटा सबमिट करते हैं, ठीक है। तो 3 इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू रैंकिंग इंक्लूडेड IIT मद्रास, बैंगलोर एंड दिल्ली, ठीक है। तो दिस इज़ द 5 ब्रॉड जेनरिक ग्रुप्स ऑफ पैरामीटर्स ऑफ NIRF, जैसे कि पीयर परसेप्शन हो गया, टीचर लर्निंग एंड रिसोर्सेज हो गया, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो गया, ग्रेजुएशन आउटकम्स हो गया और आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी हो गई, ठीक है। तो दिस इज़ वो। देन कम टू QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये क्या है? अभी 2021 के लिए पब्लिश की गई है। IIT बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और IIT दिल्ली जो है टॉप 200 लिस्ट में आए हैं। 6 मैट्रिक्स में वो किया गया है। रीजंस जो है ड्रॉप आउट रेट का क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लो रेशियो ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी एंड स्टूडेंट है और पुअर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो है। यहाँ पे देखिए रैंक इन 6 मैट्रिक्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, एकेडमिक रेपुटेशन, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, सिटेशन पर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो एंड एम्प्लॉयर रेपुटेशन, ठीक है। तो इन सब में वो किया गया है। फिर आते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। ये क्या करते हैं? परफॉर्मेंस एसेस करता है 1527 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, जो 93 कंट्रीज से बिलोंग करती हैं। 63 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंडिया की क्वालिफाइड हैं इसकी रैंकिंग के लिए। हाउएवर कोई भी टॉप 300 में नहीं आई है इंडियन यूनिवर्सिटी। अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ द हाईएस्ट रैंक जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को दिया गया है। टॉप स्पॉट पे कौन से हैं? यूके की यूनिवर्सिटी है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो दिस इज़ वो। नाउ कम टू अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन अचीवमेंट रैंकिंग, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कौन निकालता है? तो सबसे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है, जिसमें सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के, उनको रैंक किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पब्लिक जो हमारी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है उसमें IIT मद्रास ने टॉप स्पॉट लिया है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो है उड़ीसा का, उसने विन किया है। एंड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र जो है टॉप लिस्ट किया है स्टेट फंडेड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में। ये क्या करेगा? क्वालिटी ऑफ इनोवेशन पे फोकस करता है और रियल इम्पैक्ट जो भी इनोवेशंस में क्रिएट किए जाते हैं उस पर मेजर करता है। 7 पैरामीटर्स फॉर अरिया रैंकिंग के हैं। Innovation in governance of the institution, intellectual property generation, technology transfer and commercialization, innovation learning methods and courses, promotion and support for entrepreneurship development, awareness, promotion and support for idea generation, innovation, infrastructure and facilities, and budget and funding support. So these are the 7 में जिसमें रैंक किया जाता है 7 पैरामीटर्स पे, ठीक है।
नाउ कम टू एक्रीडिएशन इन इंडिया। एक्रीडिएशन मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि एक्रीडिएशन वो है जो फाइनल अप्रूवल पाना किसी भी यूनिवर्सिटी या अथॉरिटी से कि आप कोई भी सर्टेन क्राइटेरिया आपने अगर मीट कर लिया है तो आपको एक्रीडिएशन देना, आपको अप्रूवल देना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो 600 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारे इंडिया में और 25,000 कॉलेजेस हैं वो एक्रीडिएटेड नहीं है इंडिया में। तो एक्रीडिएशन सर्वे कौन कंडक्ट करता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल्स जो है ये एक्रीडिएशन सर्वे कंडक्ट करती है, जिसमें से हमने देखा कि 26% ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो कोई भी एक्रीडिएशन के लिए अप्लाई ही नहीं करते क्योंकि उनके यहाँ पास परमानेंट फैकल्टी नहीं है, और 5.5% जो है फॉर वो नॉट हैविंग अ परमानेंट हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। 22% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि पुअर ग्रेड्स के कारण पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल जो है ये क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है। किसने इस्टेब्लिश की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस्टेब्लिश की गई है। ये क्या कंडक्ट करती है? असेसमेंट और एक्रीडिएशन कंडक्ट करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। इन 2017 रिवाइज एस्टिमेट असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क वॉज इंट्रोड्यूस टू मेक एक्रीडिएशन ICT enabled, ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड स्केलेबल एंड रोबस्ट। तो आप इंटरनेट पे सारी चीज़ें पोस्ट कर दीजिए तो उसके कारण आपको असेसमेंट एक्रीडिएशन मिल जाएगा। तो इस चीज़ के लिए रिवाइज असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है, ठीक है। नाउ कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में सबसे पहले आता है निशिता पोर्टल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑनलाइन प्रोग्राम है, अभी कोविड-19 पेंडेमिक के कारण लॉन्च किया गया है। ये किसका प्रोग्राम है? समग्र शिक्षा के अंदर आता है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो कि क्वालिटी जो है स्कूल एजुकेशन में एनहांस करेगा और इंटीग्रेटेड टीचर लर्निंग करेगा। इसमें जो है जो भी सारे टीचर्स हैं, जो भी स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, उनमें बीच कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करेगा, ठीक है। एलिमेंट्री स्टेज पे इसमें क्या है 42 लाख टीचर्स को ट्रेन करेगा। तो निशिता पोर्टल जो है वो किसके लिए है? टीचर्स को ट्रेन करने के लिए है, ठीक है, टीचर्स को ट्रेन करने के लिए। फिर आते हैं रोड मैप फॉर NCERT फॉर ईयर 2020-21। इसने अभी इसका व्यू क्या है? NCERT ने अभी सेटअप किया है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन और अंडर आत्मनिर्भर भारत, जिसमें ग्रेड जो भी क्लास 5 तक के बच्चे हैं और उसके बियॉन्ड उनको फाउंडेशनल लिटरेसी अचीव करना और न्यूमरेसी अचीव करना बाय 2025। इसमें NCERT जो है वो इनको इन्फोग्राफिक्स प्रिपेयर करेगी, आउटकम बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है। देन कम टू स्टूडेंट लर्निंग एनहांसमेंट गाइडलाइन। ये गाइडलाइन कौन रिलीज़ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया है। ये गाइडलाइन को प्रिपेयर करने का एक ही चीज़ था कि वो एड्रेस करना चाहते हैं जो गैप हो रहे हैं स्टूडेंट की लर्निंग में, ठीक है, आफ्टर द लॉकडाउन, ड्यू एंड आफ्टर द लॉकडाउन। कि लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है, बच्चों की स्कूल्स नहीं लग रही है तो बच्चे स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लर्निंग में जो भी गैप आ रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? ये गाइडलाइन हेल्प करेगा कि चिल्ड्रन को जो भी ऑनलाइन लर्निंग जिनको भी नहीं मिल पा रही है उनको हेल्प करेगा। फिर आते हैं नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग जो है ये क्या है? NCERT जो है ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1961 में सेटअप की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया गया था। कि ये क्या करेगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनको एडवाइस करेगा रिगार्डिंग द पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के लिए जो भी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ कम टू युक्ति पोर्टल, यंग इंडिया कॉम्बैट कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2.0 वेब पोर्टल। ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया गया है। इसमें क्या करना है? टेक्नोलॉजीज़ को हमको एसिमुलेट करना है कि आप उसका कमर्शियल पोटेंशियल बढ़ा सकें, ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और स्टार्टअप्स को प्रमोट कर सकें। नाउ कम टू एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग जो कि समर्थ पोर्टल है। ERP जो है गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जो कि कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये क्या है? ओपन स्टैंडर्ड, ओपन सोर्स आर्किटेक्चर, इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑटोमेशन इंजन है फॉर यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। ये क्या करेगा? फैकल्टीज़ जो है, स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटीज़ में उनको कैटर करेगा, प्रोडक्टिविटी एनहांस करेगा, बेटर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट करेगा, ठीक है, थ्रू इजी फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। डेवलप किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द किसके अंडर? नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है।
फिर आते हैं इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका फोकस क्या है कि लोकल इनोवेशन बढ़ाना, ठीक है, अटल रैंकिंग जो है इंस्टीट्यूशन को उसको प्रोवाइड करना, ठीक है, स्टार्टअप प्रमोट करना, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एनहांस करना। तो इसके लिए ये बनाया गया है। IIC जो है वो 1700 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस्टेब्लिश किया गया है, और IIC जो है 5000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर IIC 3.0 में इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। तो वो उसमें 5000 बढ़ा दिया गया, पहले 1700 में था, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ एजुकेशन टॉपिक। आई होप आई हैव क्लियर द टॉपिक वेरी थरोली। सो यू इफ़ यू हैव प्रॉब्लम यू जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन लॉ बना सकते हैं और कौन सा लॉ प्रिवेल होगा। तो आप मुझे ये प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।